हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। लेक्चर पे बढ़ने से पहले मैं बस आपको बताना चाहती थी कि हमारे पास अब बैच 6 ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल हो गया है लॉन्च। इन सालों में हमने बहुत टॉपर्स इंक्लूडिंग आईएएस विकास रोहिला, आईएफएस अनुराग नयन, आईपीएस राघवेंद्र शर्मा, पिछले साल रैंक 64 अनिरुद्ध पांडे, श्रेय शशांक एंड बहुत सारे टॉपर्स जो है इन्हें प्रोड्यूस किया था। वेरी इंपॉर्टेंटली हम आपकी जेब से 60,000 70,000 इतने पैसे नहीं काटते, बल्कि मात्र 10,000 से जो है ये कोर्स शुरू हो जाता है। इंपॉर्टेंटली एंड टू एंड सारी क्लासेस जो हैं आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, पूरा सिलेबस कवर करते हुए। साथ ही में मंथली करंट इश्यूज फॉर पीएसआईआर भी प्रोवाइड किए जाते हैं। आंसर राइटिंग भी होती है, टेलीग्राम ग्रुप है डाउट रेजोल्यूशन के लिए, वीकली टेस्ट है, हाफ लेंथ टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, हर चीज यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे विद हमारा जो विद इवैल्यूएशन कोर्स है, यहाँ पे आप अपने टेस्ट को चेक भी करवा सकते हैं और फीडबैक अटेन कर सकते हैं। 18,000 का ये कोर्स है, बट बैच 6 के कूपन को यूज करके आप अटेन कर सकते हैं 10% डिस्काउंट फॉर द फर्स्ट लिमिटेड जो हमारे कुछ एक हफ्ता है उसके लिए। देन वेरी इंपॉर्टेंटली देर इज ऑल्सो विदाउट इवैल्यूएशन। तो अगर आपको लगता है कि बस मैं मॉडल आंसर और वीडियो सोल्यूशन देख के ही सीख जाऊंगा और मुझे आंसर चेक करवाने की जरूरत नहीं है, तो आप इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। पर मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ बिगिनर्स के लिए कि आंसर चेक करवाना जरूरी है, तो मैं हमेशा आपको एडवाइस करूंगी कि विद इवैल्यूएशन जो है उस पे जाएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप लेना चाहते हैं सिलेक्टेड ऑफिसर कैंडिडेट से, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा मेंटरशिप कोर्स। राइट, बैच 6 है हमारा कूपन कोड, इसे लगाना मत भूलिए। 11 सितंबर से क्लासेस हो रही हैं शुरू, तो अपनी सीट कर लीजिए बुक बिफोर सीट्स फिल। और अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए या आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, या फिर अगर आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है तो आप टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। Now, in the previous video, जब हमने बात की to introducing the concept of globalization, we realized कि globalization एक multi dimensional concept है। ये एक ऐसा concept है जिसके अंदर हमने देखा कि चाहे जितने मर्जी स्फेयर्स हों, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, कल्चरल हो, सोशल हो, टेक्नोलॉजिकल हो, there is greater interconnectedness, there is greater interdependence, there is greater interaction, faster rate of movement, and a way in which the world seems to have come closer, the world seems to have become smaller, जिसके कारण जो है हमने मैक्लूहन का आइडिया ऑफ अ ग्लोबल विलेज जो है उसको भी देखा था। अब ग्लोबलाइजेशन जब हम सुनते हैं, जब हम पढ़ते हैं, इट बिकम्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम याद रखें कि हमने ग्लोबलाइजेशन टर्म जो है वो क्यों यूज़ किया है। राइट, वाई नॉट समथिंग लाइक इंटरनेशनलाइजेशन या रीजनलाइजेशन। राइट, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम समझें कि ग्लोबलाइजेशन इन दोनों ही कॉन्सेप्ट से कंप्लीटली डिफरेंट है। राइट, सो नाउ इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट टू सी कि कैसे डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनलाइजेशन में भी वी अंडरस्टैंड दैट वी आर गोइंग बियॉन्ड द नेशन। रीजनलाइजेशन में भी हम देख रहे हैं कि बियॉन्ड वन पर्टिकुलर टेरिटोरियल बॉर्डर्स हम जा रहे हैं। राइट, सो हाउ इज ग्लोबलाइजेशन एनी डिफरेंट फ्रॉम दीज टू प्री एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट्स। अब हम कहते हैं कि जब हम इंटरनेशनलाइजेशन की बात करते हैं, दिस इज अ मोर लिमिटेड कॉन्सेप्ट देन ग्लोबलाइजेशन। इंटरनेशनलाइजेशन के अंदर क्या होता है, वी अग्री कि देयर इज इंटरडिपेंडेंस, मतलब देश जो हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, बट डिस्पाइट दैट इंटरनेशनलाइजेशन, तभी हम आइडिया यहाँ पे अगर हम याद रखें, इंटरनेशनलाइजेशन में भी क्या है, इंटर प्लस नेशन, नेशन यहाँ से दूर नहीं जा रहा। राइट, द आइडिया रिमेन्स कि नेशंस जो है डिस्क्रीट नेशनल यूनिट्स रहते हैं, मतलब अलग से अपनी एक आइडेंटिटी, अपनी एक एंटिटी मेंटेन करके रख रहे हैं। क्लियरली डिमार्केटेड बॉर्डर्स हैं, क्लियर कॉन्सेप्ट्स ऑफ टेरिटरीज हैं, क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ अनक्वेश्चनड सॉवरेनिटी है। राइट, बस एक दूसरे के साथ जो है इंटरैक्शन, इंटरडिपेंडेंस जो है वो बढ़ाने की बातचीत होती है या प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। राइट, सो दिस इज इंटरनेशनलाइजेशन। ऑन द अदर हैंड,
ग्लोबलाइजेशन जो है रेफर्स टू अ प्रोसेस जहाँ पे ये आइडियाज ऑफ हैविंग अ कॉन्क्रीट डिफरेंट आइडेंटिटी, अ कॉन्क्रीट डिफरेंट टेरिटोरियलिटी, जिसके अंदर कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, जिसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस नहीं पूछ सकता, ये सब जो है रिलेटिवली ब्रेक डाउन कर जाते हैं, राइट। वी कैन सी दैट स्पेशली इन से 1940s 50s तब भी जो है प्राइमरली एक इंटरनेशनलाइजेशन का प्रोसेस वाज ऑन, जब वी had the formation of the Bretton Woods institutions, right? However, with the formation of these political and economic institutions, over time internationalization जो है globalization का process बन गई, and this was especially due to technological, communication as well as financial जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, राइट, उनके कारण जो है ये इंटरनेशनलाइजेशन का प्रोसेस अब ग्लोबलाइजेशन के अंदर तब्दील हो गया, उसमें बदल गया, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन ना वेरी इंपॉर्टेंटली इसको हम रीजनलाइजेशन से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, राइट। ग्लोबलाइजेशन एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, इट लिंक्स वेरियस पार्ट्स ऑफ ग्लोबल places, right, global people, global companies with each other, right. So these are transcontinental or trans-regional networks, right. So today the US and say South Korea में interaction है, they are placed in completely two different regions, into different continents, right. They are oceans and lands apart, however they have a kind of very enthusiastic interaction amongst them, right. तो ये एक interconnectedness है जो कि सिर्फ regional proximity के कारण नहीं हो रही। अब अगर हम बात करें regionalization किसका रिजल्ट होती है, it is an interaction या diffusion of borders in geographically proximate areas, जैसे कि EU के अंदर है। अब ये रीजनलाइजेशन क्यों है, या फिर अगर हम एशियन का भी एग्जांपल ले लें, ये कंट्रीज जो है जियोग्राफिकली एक दूसरे से बहुत क्लोज हैं, एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, एक दूसरे के साथ जो है नेबरहुड शेयर करती हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन देयर इज मोर इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटीग्रेशन, जैसे कि EU के केस में देखा जा रहा है, जैसे कि एशियन के केस में देखा जा रहा है। ऑन द अदर हैंड ग्लोबलाइजेशन के अंदर आपका एक तरह से जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी में होना ज़रूरी नहीं है, एक दूसरे के नेबरहुड में होना ज़रूरी नहीं है, यू कैन बी वर्ल्ड्स अपार्ट एंड येट यू कैन हैव वेरी थिक रिलेशंस अमंगस्ट ईच अदर, ठीक है। एक दूसरे के साथ आपकी बहुत सारी इंटरेक्शन हो सकती होती है, राइट। सो रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट चाहे जितनी मर्जी ट्रेड वॉर्स चल रही हो चाइना एंड US के बीच में, दे शेयर अ थिक रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ द वे उनके जो रिलेशनशिप है, जितनी उनकी इंटरेक्शंस हैं, राइट। सिमिलरली जैसे कि हमने वेरियस एग्जांपल्स दिए, जापान, साउथ कोरिया जो है, दे आर ओशंस एंड वर्ल्ड्स अपार्ट, येट द काइंड ऑफ कनेक्टेडनेस दैट दे माइट हैव with USA is something completely different. Similarly, even though Trans-Pacific Partnership जो है एक तरह से वो ब्रेक डाउन हो गई, बट TPP के जो बाकी 11 रिमेनिंग लोग थे, उन्होंने आपस में जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव अग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जो है साइन कर लिया। नाउ द आइडिया ओनली रिमेन्स कि ये ट्रांस पैसिफिक है, राइट। तो यू हैव कैनेडा ऑल्सो इन इट, यू हैव मेक्सिको ऑल्सो इन इट, यू हैव जापान ऑल्सो इन इट, यू हैव ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो इन इट। जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी में नहीं है, बट एक दूसरे के साथ जो है इंटरकनेक्टेडनेस और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, ठीक है। दे आर सिग्नेटरीज टू दिस कॉमन एक तरह से ट्रेड अग्रीमेंट जो कि ये कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज वाई ग्लोबलाइजेशन रीजनलाइजेशन से कंप्लीटली डिफरेंट है। नाउ अकॉर्डिंगली जब हम बात करते हैं, इसके जब हम वेरियस एग्जांपल्स देते हैं, हम कहते हैं जहाँ अगर आप रीजनलाइजेशन को देखें तो EU के अंदर बहुत सारे फ्लोज हैं, राइट। या फिर अगर हम बात करें US कैनेडा इंटरैक्शन की, बहुत सारे फ्लोज हैं, या फिर हम बात करें एशियन के अंदर फ्लोज की, बहुत सारे हैं। बट ये ब्लॉक्स क्या हैं, ये ब्लॉक्स मेजरली रीजनल ब्लॉक्स हैं, राइट। एंड इनके बीच की इंटरैक्शन चाहे बहुत ज़्यादा हो, you can't compare this to globalization because globalization में geography does not really matter. Now the next aspect that we come to very importantly is globalization and इसकी interaction with the developed world, जहाँ पे हम देखेंगे किस तरह से इसने impact किया है developed world को and क्या response आया है from the developed world। तो mainly जब हम developed world की बात करते हैं, हम देखते हैं आपका जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, स्पेशली वेस्टर्न यूरोप, राइट, उसको। देन वी लुक एट द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, राइट, जहाँ पे आपके USA आ गया, कनाडा आ गया, एंड देन
अगर हमने एशिया के अंदर देखना है तो डोमिनेंटली आपका जो जापान है कैन एंटर दिस डेफिनेशन ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड। ठीक है, तो ये है हमारा आइडिया, एक कॉन्सेप्शन ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड। अब जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, हम कहते हैं दैट इवन दो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑनवर्ड शुरू हो गया था, इसको एक जो मेजर पुश, एक मेजर इम्पेटस मिला, दैट वाज पोस्ट द 1980s, राइट, जब एकदम से टेक्नोलॉजिकल फाइनेंशियल डेवलपमेंट्स ने जो है इस ग्लोबलाइजेशन के पेस को और भी ज़्यादा तेज़ कर दिया एंड इंटरैक्शंस को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। Very importantly, you also have to realize that 1970s were a phase of the recoming of हमारी जो क्लासिक लिबरल आइडियाज थे, राइट। तो हमने बात की ना पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर कि किस तरह से पहले यू हैड दिस फेज ऑफ किनेशियन इकोनॉमिक्स, राइट, जहाँ पे आपके इंटर वॉर पीरियड के अंदर बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ डिप्रेशन जो कि हमने विटनेस किया था, उससे रिकवर करने के लिए किनेशियन वेलफेयर इकोनॉमिक्स वर इन वोग। However, 1970s तक आते आते under the regimes of Reagan, Ronald Reagan in the US and Margaret Thatcher in the UK, राइट, उनका कहना था कि इस तरह का वेलफेयर इकोनॉमिक्स जो हम चला रहे हैं, राइट, वो जो है हमारी कंट्रीज के अंदर डिपेंडेंट पॉपुलेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, हमारी कंट्रीज की ग्रोथ को जो है उनको हर्डल कर रहा है। सो you see the advent of what you call is neoliberalism, जो कि क्लासिकल लिबरलिज्म जो कि आपके एडम स्मिथ के आइडियाज थे उनको रीपैकेज करके एक अब मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर बेचने को तैयार थे। और यही न्यू लिबरल आइडियाज को एक फर्दर पुश मिल गई 1980s ऑनवर्ड्स विद द कमिंग इन ऑफ मास मीडिया, विद द कमिंग इन ऑफ with the explosion of internet technology, right, and अब ये neoliberal जो ideas थे ये बन गए the force of globalization, right, जहाँ पे obviously ये neoliberal ideas के सबसे बड़े जो proposers थे वो कौन थे, ये आपके developed world के लिए जो leaders थे वही थे, right। Now when you look at globalization, हमने पहले ही किया था कि किस तरह से globalization एक बहुत ही uneven phenomena है, राइट। ज़रूरी नहीं है कि globalization, इसकी pace, इसकी interconnectedness uniformly या standardized way में distribute हो across the world, right। There are certain regions which are more globalized, even amongst the countries अगर हम बात करें, within the countries also you can imagine certain areas that may be more cosmopolitan, way more developed or way more globalized than say other regions, right। तो for example अगर हम इंडिया की ही बात करें, अगर इंडिया में भी अगर हम एक स्टेट उठा लें, राइट, तो नॉट इवन अमंग स्टेट्स बट इवन विद इन स्टेट्स, तो महाराष्ट्र अगर हम उठा लें, वी कांट फाइंड अ मोर कॉस्मोपॉलिटन सिटी देन से मुंबई इन द इंटायर कंट्री। बट ऑन द अदर हैंड यू ऑल्सो हैव रीजन्स लाइक विदर्भा, like Marathwada, which might be eons away from this sort of globalization का process, right। impact of globalization उन पे अभी भी आ रहा है, right। so farmers in Vidarbha might also be suffering due to the kind of policies जो कि globalization and trade के अंदर implement हो जाती हैं, but उनकी interaction उतनी deep नहीं है, उनका relationship उतना deep नहीं है जितना से something like Bombay का है, right। तो globalization जो है एक बहुत ही differentiated process है जो कि different countries को वेरिंगली इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि अगर हम बात करें अमंग्स द डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग वर्ल्ड, तो एटलीस्ट इन द अर्ली डेकेड्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन आपकी जो एडवांस्ड इंडस्ट्रियल डेवलप्ड कंट्रीज थी, दे वर द वैनगार्ड्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, दे वर द वन हु वर सेइंग कि हाँ जी, ओपन अप योर इकोनॉमीज, यू नो, इंटरैक्ट मोर विद द वर्ल्ड, ग्लोबलाइजेशन इज द वे टू बी, दिस इज द पाथ अहेड, यही होगा अगर आपने जो है इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली प्रॉस्पर करना है, राइट, कल्चरली यू विल हैव टू बी अ पार्ट ऑफ अस, वरना यू विल बी nowhere, right। तो ये आइडिया जो है एक तरह से डेवलप्ड कंट्रीज लेड बाय द जो आपकी OECD कंट्रीज है उन्होंने प्रपोज किया था। However, जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हैज स्प्रेड, वी हैव आल्सो रियलाइज्ड दैट विद इन द डेवलपिंग वर्ल्ड भी, राइट। तो जैसे यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि सब सहारन अफ्रीकन स्टेट्स के अंदर भी जो एलिट्स हैं, पीपल हु आर बेनिफिटिंग अ लॉट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन, दे आर द पीपल हु आर सेइंग यस, ओपन अप द इकोनॉमी, क्यों बंद करके रख रहे हो, राइट। तभी हम बात करते हैं ना कि इंडिया के अंदर भी व्हाई वाज इट एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम दैट द कंट्री बिकेम रेडी फॉर LPG, राइट। तो हम बात करते हैं जैसे कि इवन इन द 1980s, इवन अंडर इंदिरा गांधी, एक
ओपनिंग आपकी बात शुरू हो गई थी, बट जो एलिट्स थे, लार्जली आपकी ब्यूरोक्रेटिक एलिट्स, आपके पॉलिटिकल एलिट्स, आपके इकोनॉमिक एलिट्स, they really weren't ready to face the global forces then. However, by the 1990s, even the political and economic elites of India were ready कि हाँ जी, now is the time कि हम globalization का फ़ायदा उठा सकते हैं. So you know, let's indulge in this, let's accept ये structural adjustment program जो कि offer किया जा रहा है by economic institutions, एंड नाउ इज द टाइम कि हम इसका एडवांटेज लेके एटलीस्ट अपनी पॉकेट्स जो है फुल कर सकते हैं. ठीक है, सो ये आइडिया रहता है जहाँ पे आपकी दोनों ही डेवलप्ड कंट्रीज एज वेल एज द डेवलपिंग कंट्रीज के एलिट्स फाइंड देमसेल्व्स pushing globalization and also getting the favor of globalization, whereas जो poorest of the poor हैं countries के अंदर, they are largely excluded from this development process, right? तो एक तरह से अगर हम एक दूसरे को भी देखें, we might be seen as profiting from globalization, right? So the idea that we have MNCs, हम engineers, you know, engineers by the dozen produce कर रहा है इंडिया. हर nook and corner में जो है एक engineering college है. क्यों है? बिकॉज सबको पता है कोई ना कोई MNC जो है आके हमको जॉब दे ही देगी. ठीक है, ये आइडिया जो है फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एक तरह से चलता जा रहा था, राइट? MNCs में मैनेजरियल पोजीशंस का फायदा हमने भी उठाया है, राइट? टू बी एबल टू गो अब्रॉड फॉर वेरियस एजुकेशन हमने भी एडवांटेज लिया है, राइट? द इंक्रीजिंग टेंडेंसी अमंग्स द मिडिल क्लास, राइट, एंड द अपर मिडिल क्लास इन इंडिया टू मूव अब्रॉड इज ऑल्सो समथिंग जो कि ग्लोबलाइजेशन की देन है, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ लिबर्टी इन ह्यूमन माइग्रेशन, स्पेशली स्किल्ड ह्यूमन माइग्रेशन जो कि ग्लोबलाइजेशन ने प्रोवाइड की है, right? And all of this has been why? Because of the resurgence of capitalism and neoliberal ideas, especially after the end of Cold War. ठीक है, तो जब Cold War जो है खत्म होती है after the collapse of USSR, suddenly you had the developed world, the Western world claiming देखो, right? We are the place that you want to be. These neoliberal ideas are what will make you successful. देख लो जो सोशलिस्ट वर्ल्ड था उसका क्या हाल हुआ, एट द एंड ऑफ द डे तो वो कोलैप्स ही हो गया है, राइट? सो इन नेम सोशलिस्ट कंट्रीज माइट एग्जिस्ट इवन टुडे, बट इंडीड वो उतनी कम्युनिस्ट, वो खैर कम्युनिस्ट तो है ही नहीं, बल्कि वो सोशलिज्म भी जो है अब वो कॉर्पोरेटिज्म में ट्रांसफॉर्म कर गया है, जैसे कि हमने चाइना की बात की थी, राइट? इनफैक्ट चाइना का आइडिया नाउ सेइंग, राइट, जब आपका again China now claiming that we are now a powerful force, right? We are ready to challenge the kind of dominance जो कि USA enjoy करता है, and where we are ready, as Xi Jinping said, ready to share the burden of globalization also, right? एक idea जो कि चाइना ने propound किया था, right? However, obviously after the outbreak of COVID-19 pandemic, things have changed drastically, but the idea that more or less neoliberal ideas ने developed countries को एक पुश फॉरवर्ड दे दिया, वेर इन दे बिकेम द पीपल टू बी, राइट? तो हम देखते हैं ना हमारी क्लासरूम्स में हर जगह जो है देयर आर अ सेट ऑफ पीपल दैट एवरीवन एस्पायर्स टू बी, राइट? तो जनरली अगर वो या तो वो टॉपर्स हो सकते हैं या वो कुछ बैक बेंचर्स भी हो सकते हैं, वी रिगार्ड एज वेरी कूल. ठीक है, तो इट इज दोस कूल पीपल हु डिसाइड, right, you know, what kind of bags we should be getting, the way in which we should even be wearing say uniforms in school, right? तो चाहे घर पे मॉम डैड चाहे जितना मर्जी डांटते रहे, but you know, we want say our shirt tucked out in a certain way, our trousers or tunics to be in a certain way. Why? Because the rules of cool have been set by those people that we look up to. तो एक similar kind of upper hand अब developed countries enjoy कर रही थी, right? So we listen to the idea of the American dream, right? Everyone wants to live the American dream, right? So यही idea जो है अब global developed जो countries थी, जो आपकी global north की हम बात करते हैं, they had become the trend setters, the rule makers of globalization. कि अगर globalization होनी है तो वो इसी तरह से होनी चाहिए, राइट? सो इसके कारण जो है ऑब्वियसली ग्लोबल, आपकी जो ग्लोबल नॉर्थ है, जो आपकी डेवलप्ड कंट्रीज है, दे गॉट अ हेड स्टार्ट. तो एक फेवरेबल अप्रोच मिल गई बिकॉज दे वर मेनली सीन एज रूल मेकर्स, राइट? और रूल मेकर्स इन टर्म्स ऑफ, अगर आप इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस को देख लेते हैं, अगर आप पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को देख लेते हैं, हर जगह जो है आप एक ग्लोबल नॉर्थ की डोमिनेंस को बहुत ही स्टार्कली देख सकते हैं,
राइट. दिस वाज स्पेशली ट्रू अगर हम इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की बात करें. ठीक है, अब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं ऑब्वियसली वहाँ पे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जोरों शोरों से शुरू हो चुकी थी. राइट. सो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो आपकी 18th 19th सेंचुरी के अंदर इतनी ज़्यादा हुई, राइट, जिसके कारण कलोनियलिज्म इंपीरियलिज्म हुआ, जितने भी बेनिफिट्स जो हैं आपकी डेवलप्ड कंट्रीज को मिले, उनके कारण उनको एक पुश स्टार्ट मिल गई थी जहाँ पे दे वर एबल टू बी डेवलप्ड कंट्रीज. Right, they were able to be developed countries. Why? Because they had reaped the fruits of industrialization of then post-industrial economy also. ठीक है, these were the countries जहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोजन होता है, यहाँ पे है जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही है. तो जितने भी डेवलपमेंट के फ्रूट्स हैं सबसे पहले ये इनको मिल रहे थे, एंड दैट इज वाई अब दे हैड एन हेड स्टार्ट इन टेलिंग अदर्स व्हाट टू डू. ठीक है, ये स्पेशली एग्जाम्पलीफाई होती है जब हमारे उरुग्वे राउंड के बाद हमारी WTO बनी. राइट. नाउ WTO वाज seen as a body that would make trade and economy, world economy, not just more open but also more egalitarian. However, 2001 के दोहा राउंड के बाद हमने देखा किस तरह से ये प्रोसेसेस जो हैं रिवर्स हो रहे थे. राइट. इसको हम और भी ज़्यादा पढ़ेंगे जब हम रिस्पॉन्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर देखते हैं. बट एक तरह से इवन बिफोर दोहा राउंड, सियाटल के अंदर जो आपका मिलेनियल राउंड हुआ था एक WTO का 1999 में, ये आपकी NCERT में भी एग्जाम्पल है कि किस तरह से यहाँ पे मेजर प्रोटेस्ट जो हैं वो अकर हुई थी, राइट, अगेंस्ट द WTO. अब दोहा राउंड के अंदर जो है एक तरह से डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग कंट्रीज की एक जो आइडिया था अबाउट इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, दैट केम into a conflict with each other. Right. So दोहा राउंड के अंदर हम बात करते हैं chiefly the arguments जो issues थे, right, they were against कि आपने कितनी एग्रीकल्चरल एंड मैन्युफैक्चरिंग मार्केट्स को ओपन करना है, ट्रेड इन सर्विसेज के बारे में, एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेगुलेशन के बारे में. राइट. सो व्हेन वी लुक एट सर्विसेज की ट्रेड, व्हेन वी लुक एट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की डिबेट, वी रियलाइज कि किस तरह से द डेवलप्ड वर्ल्ड was more fixed on increasing the advantages that they have without really giving into the demands of the developing world. Right? तो for example ट्रिप्स के अंदर एक जो मेजर इशू जो कि इंडिया को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता था was with regard to say drugs as in your जो आपके मेडिसिन होते हैं डिफरेंट तरह के, जो आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनके रिगार्डिंग. राइट. तो एक हैंड पे तो डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं they had an issue with generic medicines. They were saying कि most of these big pharmaceutical companies कहाँ पे हैं वो located, वो डेवलप्ड कंट्रीज में लोकेटेड है, ग्लोबल नॉर्थ में है. राइट. सो दे वर सेइंग कि हम इतना R&D पे खर्च करते हैं तो हमारी जो महंगी दवाइयाँ हैं वही खरीदनी चाहिए बिकॉज हमने तो प्रॉफिट बनाना है. वही द डेवलपिंग वर्ल्ड का क्या कहना था, भैया हम कहाँ से अफोर्ड करें. राइट. सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज यहाँ पे क्राइसिस ब्रेकआउट हो रहे हैं. यू हैव HIV, यू हैव एबोला, यू हैव अ नंबर ऑफ पैंडेमिक्स हैपनिंग. हाउ डू यू इमेजिन देम अफोर्डिंग दीज बिग नेम्स की ब्रांडेड रियली महंगी medicines? These generics are important to cater to public health. राइट. तो आप पब्लिक हेल्थ के बेसिस पे इनको क्वेश्चन नहीं कर सकते. वही ट्रिप्स पे एक और, तो मतलब यहाँ पे एक वो कह रहे हैं कि नहीं जेनेरिक मेडिसिन जो हैं गलत है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का उल्लंघन है. वही एक और डिबेट जो निकल के आई थी विच वॉज विद रिगार्ड टू इंडिजिनस मेडिसिन, राइट, एंड इंडिजिनस चीज़ों की जो यूजेज हो रही है. राइट. सो फॉर एग्जाम्पल द अटेम्प्ट्स बाय वेरियस फार्मास्यूटिकल कंपनीज टू इवन पेटेंट नीम. राइट. सो इंडिया एंड वेरियस और जो इंडिजिनस मेडिसिन जिनके ट्रेडिशनल मेडिसिन आयुर्वेदा सो ऑन सो फो चलते आ रहे हैं, दे वर लाइक हमें तो कब से पता है तुलसी नीम इन सबके बेनिफिट्स, हाउ कैन यू पेटेंट समथिंग लाइक नीम. हाँ, तो इसके ऊपर आप कैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्लेम कर सकते हो. राइट. सो नाउ व्हेन द स्ट्रेस इन द दोहा राउंड ऑन ट्रिप्स, on services sector, right, on trade, whereas वहीं पे agriculture में refusing to give up the kind of domestic subsidies that they were offering their people, right, and demanding more and more from the developing world, was seen कि किस तरह से आप economic institutions में भी, right, ये किसकी चल रही है, basically जो ये developed countries हैं उनकी चल रही है. राइट. सिमिलरली IMF एंड वर्ल्ड बैंक, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस, राइट, दे कंटिन्यू टू बी सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक जो इंस्टीट्यूशंस है. राइट. चाहे वो नॉर्म्स के रिगार्डिंग हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस के रिगार्डिंग हो, राइट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट के बारे में हो. राइट. तो हमें जो है
आगे फाइनेंशियल फोरकास्ट जो है, डेवलपमेंटल फोरकास्ट जो है, उसके लिए है हम कितना ज़्यादा डिपेंड करते हैं IMF एंड वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स पे, ठीक है। सो द आइडिया दैट IMF एंड वर्ल्ड बैंक आर द टू extremely important powerful economic institutions of the world, ठीक है। थ्रू आउट द 1980s एंड 1990s वी सी कि ये जो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस हैं, दे वर इंस्पायर्ड बाय द वॉशिंगटन कंसेंसस। एंड वॉशिंगटन कंसेंसस क्या है? ये सिंपली जो 1970s के अंदर अब ग्लोबल नॉर्थ में आइडियाज एक्सेप्ट होने लग गए थे, ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी परपेचुएट करना चाहता था, राइट? दैट फ्री मार्केट इकोनॉमी इज द वे टू गो, यू नीड टू डीरेगुलेट, यू नीड टू प्राइवेटाइज, ट्रेड लिबरलाइजेशन करो, राइट? तभी जो है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, वरना नहीं होगी। एंड ये इन्होंने कैसा अलाउ किया? आर्म ट्विस्ट करके, थ्रू स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स, राइट? तो फॉर एग्जांपल मार्क्सिस्ट स्कॉलर जो है प्रभात पटनायक, ही इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल of the kind of SAP that was imposed on India, right, when India faced a massive जो आपका crisis था, which led to borrowing and the eventual implementing of SAP, right, in India in the 1990s, ठीक है। अब यहाँ पे नॉट जस्ट इंडिया बट ऐसी शॉक थेरेपी जो है वेरियस लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के अंदर भी दी जा रही थी, वेरियस एशियन कंट्रीज के अंदर भी दी जा रही थी, वेरियस अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर भी दी जा रही थी, टू मेक द वर्ल्ड मोर एंड मोर ओपन, एंड साथ ही में टू मेक द वर्ल्ड रियलाइज कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, तो तुमने भी डेवलप्ड कंट्रीज जैसे ही जो है काम करना है। एंड इन फैक्ट दिस वाज वन ऑफ द सेंट्रल क्रिटिसिज्म्स जो कि निकल के आया ऐसी इंस्टीट्यूशंस का भी, दैट व्हेन यू लुक एट पॉलिटिकल पावर, जहाँ पे हम ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, इट इज ओवरवेलमिंगली डोमिनेटेड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज, राइट? जहाँ पे वोटिंग शेयर जो है उनके पास ज़्यादा है, जिसके कारण डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर भी उनकी ज़्यादा से होती है। एंड इन फैक्ट द होल जेंटलमैन्स एग्रीमेंट कि अगर आप IMF वर्ल्ड बैंक को देखें, उनके जो लीडर्स हैं वो हमेशा डेवलप्ड वर्ल्ड से ही आएंगे, राइट? तो US, EU, जापान मैक्सिमम, राइट? तो इन्हीं से जो है उनके लीडर्स निकल के आएंगे। दिस इज द जेंटलमैन्स एग्रीमेंट जो कि डेवलप्ड कंट्रीज ने किया हुआ है कि भैया आपस में ही चुन के ना मॉनिटर बना देंगे, बाकी डेवलपिंग कंट्रीज विल हैव टू फॉलो, राइट? सो ये आइडिया जो है अगेन एक मेजर इशू दिखाता है कि किस तरह से डेवलप्ड वर्ल्ड जो है हैज बीन द नॉर्म सेटर फॉर ग्लोबलाइजेशन। देन अगेन वी टॉक अबाउट कि इवन IMF में इवन आफ्टर द 2016 के कुछ जो वोटिंग रिफॉर्म्स हुए, जिसके कारण मैक्सिमम एडवांटेज जो है चाइना को मिला, गिवन चाइनाज असेंडेंस इन द इकोनॉमिक रेल्म, अभी भी जो वोटिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा फेवर करती है डेवलप्ड वर्ल्ड को, स्पेशली आपकी US, यूरोपियन कंट्रीज एंड जापान को। Now apart from the economic realm, right, political realm को भी अगर हम देखें तो वहाँ पे भी globalization and the way globalization has been shaped is considerably set by developed world। तो for example constructivist scholars जो हैं, constructivist basically क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिविस्ट का ये मानना है कि जब आप एजेंसी और स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, दोनों ही इंक्रीजिंगली एक दूसरे को एक तरह से इम्पैक्ट कर रहे हैं, राइट? तो बेसिकली स्कॉलर्स लाइक अलेक्जेंडर वेंट जो हैं, राइट, ये कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी सिर्फ मटीरियल चीज़ों की बात हो रही है, राइट? आपके जिस तरह के सोशल रिलेशंस हैं, दे एंड अप गिविंग मीनिंग टू द काइंड ऑफ इंटरैक्शंस दैट यू हैव, राइट? सो फॉर एग्जांपल अलेक्जेंडर वेंट जो है एक एग्जांपल देते हैं कि ब्रिटेन के पास 500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हो सकते हैं, राइट? 500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, एंड USA के लिए दैट इज नॉट अ थ्रेट। इट इज ओके UK हैज दीज मेनी न्यूक्लियर वॉरियर हेड्स, बट द स्लाइट इन्वोकेशन दैट नॉर्थ कोरिया के पास ये हैं या फिर ईरान के पास ये हैं, लीड्स टू इतना ज़्यादा एक रिएक्शन फ्रॉम USA। And why is that? Because a certain form of norm has been set, a certain form of एक social relations have been constructed, right? जहाँ पे वेंट बोलते हैं कि ब्रिटेन is not seen as a threat. Why? Because Britain conforms to the neoliberal, democratic, ओपन फ्रेमवर्क जो कि US एक्सेप्ट करता है, बट नॉर्थ कोरिया एंड ईरान आर सीन एज पीपल जो गो कंप्लीटली अगेंस्ट द रूल्स जो कि सेट किए हैं डेवलप्ड वर्ल्ड ने, ठीक है, जो कि इनफैक्ट उनको क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसीलिए 5 अगर न्यूक्लियर हेड भी बना लिया या 1 न्यूक्लियर हेड भी बना लिया इनमें से दोनों कंट्रीज में, हाहाकार मच जाएगी, राइट? सो दिस इज समथिंग दैट कंस्ट्रक्टिविस्ट लाइक वेंट विल से, राइट? तो कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है
वो क्या कहते हैं कि मोस्ट कोर आइडियाज अगर आप देखते हैं ग्लोबलाइजेशन के, राइट, जहाँ पे इंक्रीज डेमोक्रेटाइजेशन की जो बात करें हम, राइट, जो कि देखा जा रहा था अरब स्प्रिंग की तरह, कैपिटलिज्म की अगर हम बात करें, स्प्रेड ऑफ न्यू लिबरल, या फिर इवन ह्यूमन राइट्स की बात करें जिनको मेजर पुश मिल रहा है, ये सब जो है डेवलप्ड कंट्रीज के आइडियाज हैं। एंड इसके थ्रू डेवलप्ड कंट्रीज जो है एक स्टैंडर्डाइज करना चाहते हैं स्टेट बिहेवियर को, राइट। तो हम बात करते हैं ना कि अगर एक मॉडल स्टूडेंट है, एक मॉडल स्टूडेंट के हम क्या देंगे, हम एक स्टैंडर्डाइज बिहेवियर एस्पेक्ट्स दे देंगे, राइट। ही इज वेल बिहेव्ड, he or she is very disciplined, he or she does his homework or her homework on time, he or she participates in the class discussion, he or she helps other students, right। तो हमने क्या बना दिया, एक मॉडल, एक स्टूडेंट का आइडिया बना दिया, राइट, जहाँ पे जो मॉडल स्टूडेंट है, ही और शी इज मोर ऑफ अ टीचर्स पेट रादर देन समवन हु इज क्वेश्चनिंग और डिबेटिंग विद द टीचर ऑल द टाइम, राइट। ऐसे स्टूडेंट शायद हमको एक्सेप्टेड नहीं होंगे। वही सिमिलरली डेवलप्ड कंट्री ने भी एक स्टैंडर्डाइज बिहेवियर बना दिया दैट अगर आपने एक अच्छा स्टेट बनना है तो यू शुड बी अबाइडिंग बाय दीज कोर आइडियाज। अगर आप इनको नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आप किसी ना किसी तरीके से एक बुरा स्टेट है। इनफैक्ट कंस्ट्रक्टिविस्ट एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि अगर आपने EU का ही मेंबर बनना है, राइट, EU का मेंबर बनने के लिए उन्होंने एक चीज बनाई हुई है विच इज द कोपेनहेगन क्राइटेरिया। सो इफ यू वांट टू बी अ मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन, आपने ये क्राइटेरिया को फुलफिल करना है। क्या है ये क्राइटेरिया? पहली चीज, डेमोक्रेटिक होने चाहिए। चलो ठीक है, डेमोक्रेसी हमने मान लिया दैट इट इज़ अ वेरी प्रोग्रेसिव वे ऑफ पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इवन दो वी हैड ग्रीक थिंकर्स सच एज प्लेटो एंड एरिस्टोटल हु weren't too pro it, बट चलो ठीक है, डेमोक्रेसी हो गया। देन नॉट जस्ट डेमोक्रेसी, इवन इकोनॉमिकली यू नीड टू बी मार्केट बेस्ड, ठीक है। तो आपने प्रोटेक्शनिस्ट, सोशलिस्ट, आप कुछ नहीं हो सकते हैं, आपने मार्केट बेस्ड इकोनॉमी को करना है, एंड साथ ही में ह्यूमन राइट्स की तरफ डेडिकेशन होनी चाहिए, राइट। तो इसके ऑन दिस बेसिस वी विल एक्सेप्ट वेदर यू कैन बी अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन और नॉट। तो यहाँ पे हमने क्या स्टैंडर्डाइज कर दिया कि अगर तो आप ये बिहेवियर फॉलो कर रहे हैं देन यू आर वन ऑफ द ग्रुप, अगर आप नहीं कर रहे हैं सो द होल मीन गर्ल्स थिंग, यू कांट सिट विद अस, ठीक है, देन यू कांट बी अ पार्ट ऑफ द स्कूल ग्रुप, वी आर सॉरी, यू आर नॉट फॉलोइंग दीज नॉर्म्स, राइट। तो इस तरह का क्राइटेरिया जो है सेट कर दिया गया है, और इसी के कारण जो है बाकी स्टेट्स भी इंटरनलाइज कर लेते हैं इन प्रैक्टिसेस को। हम बात करते हैं ना, जैसे कि हमने सबऑल्टर्न थ्योरी के अंदर बात की थी, पोस्ट कॉलोनियल स्कॉलर्स की हम बात करते हैं, जहाँ पे इवन आफ्टर द कॉलोनियल मास्टर्स हैव बीन पुश्ड आउट, द नॉर्म्स जो कि कॉलोनियल मास्टर्स ने सेट किए थे, those practices have become legitimate, right? So for example, even in today's world, in today's India, when we look at all these kids going to global schools, going to fancy schools, say in Gurgaon, in Delhi, in Mumbai, we suddenly see that these kids might be living in the middle of Haryana, in the middle of Maharashtra, say in Punjab, in Himachal or wherever, but suddenly they have accents, right? They talk like they've spent most of their lives in the US or the UK. Why is that? Because the way in which you speak, आपका जो accent है, that has become a legitimate practice. तो अगर आप उस तरह से बोलते हैं, no matter how wrong your grammar may be, it is सीन एज समथिंग कि आप ज़्यादा सोशली मोबाइल हो सकते हैं, राइट, यू बिकम अ पार्ट ऑफ एन एक्सेप्टेड ग्रुप, राइट। तो ये क्या एक लेजिटिमेट बिहेवियर बन गया। ये अभी भी हमारे कॉलोनाइजर की गेज है, जहाँ पे अ लॉट ऑफ किड्स से from all these schools only will be like, oh no, we are very comfortable in conversing in English and हमारी English बहुत अच्छी है, but ओहो रीजनल लैंग्वेज में तो हमको बड़ी प्रॉब्लम आती है, हमें हिंदी समझ में ही नहीं आती है। अरे और हिंदी तो छोड़ो, हमको जो अगर आप रीजनल लैंग्वेज की बात करें हमें तो पता ही नहीं है वो, राइट, कि कौन सी है हमारी, नहीं हमारी तो मदर टंग ही इंग्लिश है, राइट। सो सच सॉर्ट ऑफ बिहेवियर वेरी यू आर इन डिनायल ऑफ योर ओन रूट्स or your own regional language. Why? Because the colonial gaze, right, कि speaking in English is a mark of being developed, being more socially and economically mobile. तो इसी तरह की practices जो हैं अब states के अंदर भी शुरू हो गई हैं, जहाँ पे states also want to conform to a certain behavior to be called, अरे देखो कितना modern state है, देखो कितना developed state है, देखो कितना democratic state है, right। तो इसके कारण क्या ये values जो है hierarchy of states establish कर देती हैं, जहाँ पे states के ऊपर constant pressure है that you have to behave in a certain way to be accepted, and अगर आप एक्सेप्ट नहीं होंगे तो हम जो है आपके अगेंस्ट वेरियस काइंड्स ऑफ जो है डिफरेंट तरह के आपके अगेंस्ट रूल्स बना सकते हैं, आपको जो है
कट आउट कर सकते हैं, राइट। आपको जो है वेरियस तरीकों से हम बोल सकते हैं बिकॉज यू आर्ट एडहियरिंग टू दीज रूल्स, हम आपके अगेंस्ट जो है सैंक्शंस लगा रहे हैं, राइट। सो ये जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट का आइडिया है कि ग्लोबलाइजेशन मोर और लेस जो है शेप किया गया है बाय द डेवलप्ड कंट्रीज इवन इन द पॉलिटिकल एस्पेक्ट, राइट। साथ ही में आप वेरियस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को भी अगर देख लेंगे, नॉट जस्ट इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस बट इवन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, फॉर एग्जांपल आपकी जो अगेन UN Security Council है, it is entirely dominated by the developed countries. You have the presence of China and Russia, but apart from them, it's the developed countries which are representing the continuous ascendance of the global north. Similarly, जोसेफ नाय जो है अगेन ये कहते हैं कि किस तरह से सॉफ्ट पावर जो है डेवलप्ड वर्ल्ड की, उसने भी स्प्रेड ऑफ ग्लोबलाइजेशन को कितना ज़्यादा इम्पैक्ट किया है, राइट। सो हम बात करते हैं ना USSR सिर्फ अपनी प्रॉब्लम से नहीं, हम कहते हैं USSR को तोड़ने के लिए ब्लू जीन्स ही काफ़ी थी, राइट। द आइडिया दैट अमेरिकन ब्लू जीन्स वर सीन एज अ सिंबल ऑफ फ्रीडम, एज अ सिंबल ऑफ फ्री एक्सप्रेशन, एज अ सिंबल ऑफ यू कैन डू एनीथिंग विद योर लाइफ, एंड दैट इज समथिंग दैट पीपल इन द USSR वर aspiring for. तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा ब्लैक में स्मगल हो रही थी थिंग्स लाइक ब्लू जीन्स, राइट। या फिर व्हेन यू हैड मूवीज, ये पूरा एरा ऑफ सिल्वेस्टर स्टैलोन एंड Arnold Schwarzenegger, when you have movies like Rocky, when you have movies like Rambo, जहाँ पे inadvertently villain कौन होता था, एक USSR का रशियन बंदा होता था, राइट, या USSR की मिलिट्री हो गई, राइट। तो एक तरह से ये मूवीज़ की पॉपुलैरिटी भी, चाहे वो छुप छुप के देख रहे हो, बट कितनी ज़्यादा थी उन कंट्रीज़ के अंदर, राइट। आज के डे एंड एज में अगेन वी कैन imagine a similar kind of soft power when it comes to other countries, wherein we want to be more and more इन टर्म्स के, जैसे कि अगर कोई भी फैंसी ब्रांड्स आ रहे हैं, राइट, चाहे वो क्लोथिंग हो, चाहे वो ज्वेलरी हो, जो भी हो, यू वांट टू लुक मोर एंड मोर लाइक देम, यू वांट टू स्पीक मोर एंड मोर लाइक देम। तो एक जो है होमोजेनाइजिंग इफेक्ट हो रहा है ऑन कल्चर, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो जॉर्ज रिट्जर ने भी जिसकी बात की थी, विच इज कॉल्ड द मैकडॉनल्डाइजेशन ऑफ कल्चर, राइट, के एक्सेप्टेबल कल्चरल नॉर्म्स जो हैं उनका स्प्रेड हो रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड। हाउएवर वी विल सी इट हैज़ नॉट नेसेसरीली रिजल्टेड इन अ होमोजीनियस कल्चर, जैसे कि हम बात करेंगे व्हेन वी लुक एट द रिस्पॉन्स ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड, कि किस तरह से इट हैज़ ऑल्सो लेड टू राइज इन indigenous culture की safeguarding in the developing world, right, wherein people are like, जो आपका clash of civilizations का thesis है, right, जहाँ पे लोग जो हैं are ready to say कि अरे मैकडॉनल्ड्स पे मत खाओ, right, wherein people are ready to say कि अरे ये जीन्स मत डालो या वो मत करो. It is not necessarily correct, but it is also seen as a questioning of the global culture which is led by the developed world, right, being questioned by the developing world. ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल जैसे कि योगा का ही ले सकते हैं. योगा अब इंडिया में कब से एग्जिस्ट करता था, है ना? इट हैड बीन इन एंड अराउंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, बट व्हेन डिड योगा बिकम पॉपुलर और एन एक्सेप्टेड प्रैक्टिस? व्हेन द डेवलप्ड कंट्रीज टुक इट अप, व्हेन द ग्लोबल नॉर्थ वर बिकमिंग fans of yoga, that is when the rest of the world also stood up and started accepting it. योगा डे आने में इतना ज़्यादा टाइम अगर आया भी है, first you can question why is it there, but the fact that it's come here now, why? Because suddenly the developed world is also supporting it, right? Similarly, the rise of chai has now become fashionable, right? टी या चाय जो है कब से इंडिया में चलती है, ये चाइना के अंदर is so popular, but again who were the takers of the tea to the world? The British. ठीक है, सो द आइडिया के इवन इंडिजिनस प्रैक्टिसेस जो हैं दे बिकम मोर एक्सेप्टेबल व्हेन द डेवलप्ड वर्ल्ड जो है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन अगर वो वहाँ पे पहुँच जाती हैं, एंड देन द डेवलप्ड वर्ल्ड स्टार्ट सपोर्टिंग देम. सो कल्चरली भी एक डोमिनेंस एंजॉय करता है जो कि डेवलप्ड वर्ल्ड है, राइट? सो जस्ट बिकॉज एक हेड स्टार्ट डेवलप्ड वर्ल्ड को मिली थी, द डेवलप्ड वर्ल्ड ऑब्वियसली ट्राइड टू पुश ग्लोबलाइजेशन की फोर्सेस ऑन अदर कंट्रीज एज वेल, डज नॉट मीन दैट देयर हैज नॉट बीन एनी बैकलैश टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज. इन फैक्ट अगर हम बात करें स्पेशली सिंस mid 2000s, there has been a somewhat decline in the kind of enthusiasm जो कि globalization की तरफ witness किया गया है. ठीक है, in fact there has also been a growing backlash against globalization
इन द डेवलप्ड वर्ल्ड, राइट, जो कि न्यूमरस रीजन से आया है एंड न्यूमरस फेज में देखा जा सकता है, राइट। सो लेट्स सी अब किस तरह से ये डिक्लाइन आया है या किस तरह से रिस्पॉन्स जो है थोड़ा रिवर्स हो गया है। नाउ द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट विच मार्क्ड एक तरह से जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का थीसिस आ रहा था, was your 9/11, ठीक है। एंड जॉन ग्रे जो है कहते हैं कि ये 9/11 जो है was heralded as a new era in world affairs. It was said that the era of globalization is over. Why? That now you have this threat of globalized terrorism, जिसके कारण governments will now become more and more security related, जहाँ पे they will try to keep an eye on who is coming in, who is going out, and will try to control their borders even more, राइट। तो हम देखते हैं ना पोस्ट 9/11 एंड इंक्रीज, इट्स नॉट लाइक स्क्रूटनी पहले हो रही थी, बट से ब्राउन पीपल, मुस्लिम पॉपुलेशंस की स्क्रूटनाइजेशन मोर एंड मोर, ज़्यादा एक इन डेप्थ चेकिंग, राइट, वीज़ाज को जो है मिलना और ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया, और रिस्ट्रेन ऑन मूवमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, राइट, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रिक्ट जो है उनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनने, राइट। सो ये क्या है, दिस वाज सीन एज अ कांस्टेंट मूव, राइट। तो एक तरह से जब टेररिज्म का एडवेंट हुआ, नॉट जस्ट यूएसए बट वेरियस और कंट्रीज इन द यूरोप ऑल्सो वर फॉलोइंग ऑन दिस पाथ, राइट। स्पेशली नाउ व्हेन यू सी जब वी वर कन्फ्रंटेड विद द थ्रेट ऑफ आइसिस, अगेन दिस वाज समथिंग जो कि यूरोप वाज एकदम से बहुत ही स्कैर्ड ऑफ, राइट। एंड वीड सीन दैट देयर वाज अ मैसिव इनटेक, देयर वाज अ मैसिव अ लॉट ऑफ रिक्रूट्स ऑफ आइसिस फ्रॉम यूरोप, राइट। तो इसके कारण और जो थी एक स्क्रूटनी ऑफ द गवर्नमेंट्स वो बढ़ गई। तो पहले जो हम बात कर रहे थे ऑफ डी टेरिटोरियलाइजेशन गवर्नमेंट्स के अंदर, पहले एक जो आइडिया था ग्लोबलाइजेशन का कि अरे भाई नहीं नहीं, ग्लोबलाइजेशन के आने से आपकी जो है पोलिटिकली धीरे धीरे कंट्रीज आर बिकमिंग मोर एंड मोर ओपन, धीरे धीरे जो है इट इज़ इररेलेवेंट वेदर countries exist or not. Why? Because financial globalization is controlling it all. International institutions have become so important. So governments don't matter as much. इस तरह का जो आइडिया था वो increasingly out of vogue चला गया, and people now came to realize कि नहीं यार, देखो क्या हो रहा है नाउ, गवर्नमेंट की स्क्रूटनी और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, वेर इन द गवर्नमेंट वांट्स टू कंट्रोल हु इज़ कमिंग इन, हु इज़ गोइंग आउट, राइट। इसके कारण जो आपकी नेशनलिस्ट एंड जीनोफोबिक टेंडेंसीज थी इन द डेवलप्ड वर्ल्ड वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है यूरोप में ही कि सीरिया के अंदर जो क्राइसिस हुआ, येमेन के अंदर जो क्राइसिस हुआ, उसके कारण जो है इंक्रीज द रेफ्यूजीज जो है नाउ वो कमिंग टूवर्ड्स यूरोप। एंड क्या हुआ, बोट जो है टंगाई जा रही हैं, राइट। दैट एपिक पिक्चर ऑफ दैट चाइल्ड लाइंग डेड ऑन द बीच, राइट, वो एक तरह से एक सिंबल बन गया ऑफ द काइंड ऑफ रिवर्सल जो कि हम यूरोप के अंदर देख रहे थे। सो एक आप जो ह्यूमन राइट्स की आइडियाज़ डेवलपिंग वर्ल्ड पे इम्पोज करते थे, ग्लोबलाइजेशन के अंदर जो एक एक्सेप्टेड नॉर्म बन गया था, सडनली दे डिड नॉट केयर अबाउट देम। दे डिड नॉट केयर इफ द रेफ्यूजीज डाइड एट सी, इफ दे वर डाइंग ऑफ स्टारवेशन, इफ देयर वर चिल्ड्रन लेफ्ट होमलेस, दे जस्ट डिड नॉट वांट देम इन देयर कंट्रीज, राइट। सो ये आइडिया जो है स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। देन एंथनी मैग्रू ऑल्सो पॉइंट्स कि अपार्ट फ्रॉम ये टेररिज्म का एक जो मैसिव थ्रेट आया टू ग्लोबलाइजेशन, एक और मेजर इशू जो कि ग्लोबलाइजेशन को कर्टेल करने आया was the global financial crisis of 2008, जिसके बाद जो है you saw governments becoming more and more interventionist, क्यों, अपनी इकोनॉमीज को बचाने के लिए from collapsing। एंड इसके कारण ऑलरेडी जो ट्रेड फाइनेंशियल फ्लोज थे वो काफ़ी कम हो गए थे when you say compare them to the early 2000s to the 90s which were the big boom era, right। ना इसी के साथ जो है ग्लोबलाइजेशन की भी जब हम बात करते हैं एंड रिस्पॉन्स फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज, हम देख सकते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर भी देयर हैव बीन मैसिव इनइक्वालिटीज, राइट। तो यहाँ पे जब हम इनइक्वालिटीज की बात करते हैं उसके अंदर हम देखते हैं कि वेरिंग जो रिस्पॉन्स है डेवलप्ड कंट्रीज से भी आया है। सो विद इन डेवलप्ड कंट्रीज ऑल्सो इनइक्वालिटीज बढ़ी हैं। विद इन मतलब कि यूएस के अंदर अ कैटेगरी ऑफ पीपल माइट हैव
taken advantage of globalization, but there have been numerous categories of people, especially जो कि आपके blue collar workers थे, जो आपकी low middle class के लोग थे, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा suffer भी किया है. Right? Similarly, on the other hand, when you compare among and between developed countries also, there have been certain developed countries, Germany लगा लीजिए, Sweden लगा लीजिए, USA लगा लीजिए, who have done rather well and who have been able to take advantage of these forces of globalization even after the financial crisis. But on the other hand, Europe की आपकी बहुत सारी countries हैं, right? Especially आपकी जो pigs countries हो गई, Portugal, Italy, Greece, right? Spain, ये सब जो है इन्होंने massively suffer किया है, right? आफ्टर द क्राइसिस, स्पेशली आफ्टर द क्राइसिस. ठीक है, सो इसके कारण क्या हुआ है, वी सी न्यू काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज एंड ऑल्सो अ नेगेटिव रिस्पॉन्स कमिंग फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज. तो यहाँ पे एक मेजर वर्क जो आप कोट कर सकते हैं ऑब्वियसली बाय थॉमस पिकेटी, राइट. काफ़ी एक चॉइस बन गई. तो पिकेटी इनफैक्ट उनका जो काम है हैज़ मेनली अराइव्ड आउट ऑफ एन एनालिसिस ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज. एंड वहाँ पे वो पॉइंट करते हैं कि जितने भी ग्लोबलाइजेशन के बाद जो ये डेवलपमेंट हुई है, राइट, सो he says till the 1970s, right, till the advent of the 80s, आपकी मिडिल क्लास जो थी उनकी थोड़ी सी ग्रोथ हो रही थी, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही थी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही थी. बट पोस्ट द 1980s विद इंक्रीज्ड इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन एंड फाइनेंशियलाइजेशन, सडनली देयर वाज इंक्रीजिंग concentration of wealth for the top 1%. तो जो टॉप 1% था, दे वर तो डूइंग वेरी वेल, दे वर रीपिंग अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स. बट जो आपकी बाकी मास थी, चाहे वो मिडिल क्लास हो गई, लो मिडिल क्लास हो गई, पुअर सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन हो गई, उनकी अब ग्रोथ बिल्कुल ही ज़्यादा स्टैग्नेट हो गई थी, इनफैक्ट रिवर्स में जा रही थी. राइट, पिकेटी बोलते हैं ये जो फाइनेंशियलाइजेशन थी ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, वेर इन यू सी इट ऑल बीइंग कंट्रोल्ड बाय दीज ह्यूज इन्वेस्टमेंट बैंक्स, फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सर्विसेज, FDI फ्लोज, सो ऑन सो फोर्थ. राइट, ये लोगों ने तो बहुत बेनिफिट्स कमाए. इवन आफ्टर द 2008 क्राइसिस हम बात करते हैं ना, वॉल स्ट्रीट के टॉप पीपल अर्नड मनी आउट ऑफ दैट ऑल्सो. बट हु आर द पीपल सफरिंग? द मिडिल क्लास वाज सफरिंग. जिन बेचारों के घर लुट गए, जिनकी लाइफ की सेविंग सब चली गई, दोज वर द पीपल हु वर सफरिंग. राइट, इनफैक्ट हम बात करते हैं इवन ड्यूरिंग द पैंडेमिक एरा, पीपल लाइक एलॉन मस्क हैव बिकम रिचर एंड डिस्प्लेस्ड पीपल लाइक जेफ बेजोस. बट व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? Rest of the world there have been massive income cuts, there have been massive job losses, right? So people are suffering, whereas the top 1% is becoming richer. So because of that also, जो आपकी मिडिल क्लास है, दे हैवंट बीन सपोर्टिव ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन ट्रेंड. एंड वन ऑफ द मेजर इशूज जो कि यहाँ से निकल के आता है इज हाउ, बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ फुटलूज कैपिटल, बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दीज MNCs एंड डिफरेंट कंट्रीज के अंदर अपनी अपनी आपकी डिस्ट्रीब्यूट कर देना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को, देयर हैज़ बीन अ रस्ट बेल्ट इन द वेस्टर्न वर्ल्ड. राइट, तो आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग की एरियाज होते थे पहले, राइट, दोज cities are now just empty. They have become ghost towns. Factories have shut, industries have shut, people have become unemployed. And who are the people who are suffering? Blue collar workers, right, जो इन फैक्ट्रीज में काम करते थे, इन इंडस्ट्रीज में काम करते थे. बिजनेसेस उनके कारण जो है शट हो गए हैं, जिसके कारण हम देखते हैं दैट इवन इन द US जो कंजर्वेटिव माइंडसेट के लोग हैं, राइट, जो हम रेडनेक चाहे हम बोल दें, राइट, एक उनका एक तरह से जो बैकलैश आया है अगेंस्ट द डेमोक्रेट्स, दैट हैज ऑल्सो बीन बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ इकोनॉमिक लॉसेज एंड इनसिक्योरिटीज दे आर इंक्रीजिंगली विटनेस. सो ट्रम्प का 2016 में द इंटायर अमेरिका फर्स्ट policy or the idea of let's make America great again really hit home for them, right? तो उनकी एक ट्रम्प की विन इन 2016, ब्रेग्जिट का जो रेफरेंडम हुआ 2016 के अंदर, द कमिंग इन ऑफ बोरिस जॉनसन इन द UK एंड द काइंड ऑफ कंजर्वेटिव पॉलिसीज दैट ही वाज espousing, US की withdrawal from TPP in 2017, these are all these consequences wherein the countries are becoming more and more close-minded rather than the open-minded globalized phenomena जो कि हम पहले विटनेस कर रहे थे. राइट, साथ ही में जैसे हमने पहले भी बात की, देयर आर न्यूमरस कंट्रीज हु हैव लॉस्ट, राइट, जैसे कि हमने पिग्स कंट्रीज की बात की, राइट. एंड आफ्टर द कमिंग इन ऑफ द पैंडेमिक, जैसे कि इटली वाज कंप्लीटली ओवरवेल्म्ड, स्पेन में इतना बुरा हाल था, ग्रीस के अंदर एड्स आती रहती है, राइट, ये सोशल मीडिया पे एड्स आती है, बाय अ विला इन €1. So these countries, especially tourism when has come to a halt, which was one of the main
gains of globalization, this has only led to mounting deaths and people in crisis of these countries, right? In fact स्टीवन ऑल्टमैन बात करते हैं कि किस तरह से इस कोविड-19 पैंडेमिक के आने के बाद ग्लोबलाइजेशन की जो ऑर्बिचुअरीज है, राइट, इन द सेंस कि बस अब ग्लोबलाइजेशन खत्म हो गया है, वो और भी ज्यादा बढ़ गई हैं, राइट। इसके कारण जो है इनफैक्ट हम विटनेस कर रहे हैं वन ऑफ द फास्टेस्ट डिक्लाइंस इन इंटरनेशनल फ्लोज एज वेल एज FDI में भी डिक्लाइन भी, एंड इट हैज बीन मेजरली लेड बाय हु, बाय द डेवलप्ड कंट्रीज हु आर शटिंग डाउन देयर बॉर्डर्स, राइट, हु आर शटिंग डाउन, दूसरों को जो है वो अलाउ नहीं कर रहे, राइट। सो ऑल ऑफ दीज आइडियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग कि हाउ किस तरह से डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ से भी एक नेगेटिव रिस्पॉन्स आया है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इंस्टीट्यूशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो, वहां पे भी हम विटनेस कर रहे हैं दैट इवन दो दे वर डोमिनेटेड बाय द डेवलप्ड वर्ल्ड, इंक्रीजिंगली प्रोटेस्ट कर करके डेवलपिंग कंट्रीज जो है नाउ वो बिकमिंग इन्फ्लुएंशियल, राइट। सो दोहा राउंड से फॉर एग्जांपल WTO के अगेंस्ट जो एक मोर्चा उठा लिया डेवलपिंग वर्ल्ड ने, स्पेशली लेड बाय G20, एंड G20 में से भी आपकी जो है ब्रिक कंट्रीज थी, राइट। सो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, राइट, इन लोगों ने जो है बोलना शुरू कर दिया दैट नो, you have to take us into account as well. Then again आपका जो Paris Accord था, increasing problems that the developed world had with common but differentiated policies, जो कि उनका मानना था कि अब ये जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है दे शुड बी रेडी टू बेयर द बर्डन ऑल्सो, हम नहीं पूरे ये कॉस्ट उठाने वाले। सो फॉलोइंग दैट, जैसे कि ट्रंप के अंडर USA ने पेरिस अकॉर्ड से विड्रॉ कर लिया, यूनेस्को से विड्रॉ कर लिया। सिमिलरली WHO की कोविड-19 के बाद आने के बाद WHO का इंक्रीज क्रिटिसिज्म, या फिर सेइंग दैट WHO जो है अंडर अगेन अंडर टेड्रोस घेब्रेयेसस, जो कि डायरेक्टर जनरल थ्रू आउट द पैंडेमिक, राइट, कि उन्होंने जो है एक चाइना लेड जो है अप्रोच अपनाई है, दैट दे डिडंट इन्फॉर्म ऑफ द अस ऑफ दिस बेटर, राइट। तो उसके कारण अगेन WHO के अगेंस्ट भी जो है मैसिव बैकलैश देखा जा रहा है। A lot of scholars have also pointed out that given the increasing criticism of globalization, now people are shifting towards regionalization rather than globalization, ठीक है। सो जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी एंड रीजनल ग्रुप्स रादर देन अ मोर ग्लोबल आउटलुक, राइट। जो ट्रेड वॉर्स थी US एंड चाइना के अंदर, उसके कारण भी जो है परपेचुएशन ऑफ रीजनल ब्लॉक्स वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है, तो हर कंट्री जो है अपने अपने रीजनल ब्लॉक्स बना रही है। फर्दरमोर द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दैट वर विटनेस्ड ड्यूरिंग ग्लोबलाइजेशन, स्पेशली ड्यूरिंग जो पैंडेमिक एरा था, उसके कारण देयर हैज़ बीन इंक्रीजिंग टेंडेंसी एंड अ प्रेफरेंस कि जैसे कि इंडिया के अंदर भी हम बात करते हैं सेल्फ रिलायंस की, सेल्फ डेवलपमेंट की, आत्मनिर्भर बनने की, राइट। सो आत्मनिर्भर भारत इसी का आइडिया है ऑफ लोकलाइजिंग सप्लाई चेन्स दैट वी हैड टू विटनेस सो मच कि PPE आएगा कि नहीं, इसेंशियल मेडिसिन पहुंच पाएंगी कि नहीं, राइट। कितनी चीज़ों के बारे में विद द स्टार्ट ऑफ द पैंडेमिक देयर वाज सो मच हड़बड़ी, पीपल वर फूड कलेक्ट करके भर रहे थे कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं, टॉयलेट पेपर क्राइसिस, सैनिटाइजर का क्राइसिस। सो देयर हैज बीन एन इंक्रीज एम्फोसिस ऑन लोकलाइजिंग सप्लाई चेन्स, राइट। एंड ऑब्वियसली अब एक कंट्री सब कुछ ये कर पाए वो तो पॉसिबल रहा नहीं है इन दिस डे एंड एज। सो व्हाट इज द थिंग दैट दे हैव नाउ ऑप्टेड फॉर? दे हैव ऑप्टेड फॉर रीजनलाइजेशन। सो हासिनी हायदर इसको गोल्डीलॉक्स ऑप्शन जो है बुलाती हैं, राइट। गोल्डीलॉक्स ऑप्शन, ये दिस इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑन हाउ यू कैन यूज वेरियस टर्म्स जो कि आपके बाकी सब्जेक्ट्स से आ रहे हैं, एंड मेक ग्रेट एग्जांपल्स ऑफ दैट इन योर ऑप्शनल। सो गोल्डीलॉक्स जोन जो है हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, राइट, स्पेस के कॉन्टेक्स्ट में, जहाँ पे हम कहते हैं हैबिटेबल जोन है, राइट, कि जिसका जो है एक ऐसा रेंज ऑफ डिस्टेंस है जहाँ पे राइट टेम्परेचर एग्जिस्ट कर सकता है, जहाँ पे वाटर लिक्विड फॉर्म में हो, प्रॉपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, जिसके कारण जो लाइफ है दैट कैन बिकम पॉसिबल। तो उसी तरह से हैदर बोलती हैं कि ये रीजनलाइजेशन जो है गोल्डीलॉक्स ऑप्शनल है, इट इज़ नॉट टू एक्सट्रीम के ग्लोबलाइजेशन जिसके अगेंस्ट जो है बहुत क्रिटिसिज्म आ रहा है, एंड नॉट इवन हाइपर नेशनलिज्म विच इज़ नॉट पॉसिबल, एंड ऑब्वियसली समथिंग दैट इज़ नॉट वेरी agreeable also, right। तो ये रीजनल ब्लॉक्स जो है हम निकल के आ रहे हैं, जहाँ पे इन रीजनल ब्लॉक्स के अंदर तो मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, पीपल विल बी इजी, बट बियॉन्ड देम इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। तो EU तो है ही जो पूरे यूरोप में एग्जिस्ट करता है, एशियान का 92 से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चलता आ रहा है, राइट। मॉडर्न डे फिनोमेना में हमने RCEP उनका देखा है। अफ्रीका के अंदर यू हैव
AFTA which has come up, right? NAFTA 2.0 जिसको हम बुलाते हैं, which is your US Mexico Canada agreement, right? Similarly South America में you have Mercosur, right? In fact तभी इंडिया को भी हैदर बोलती हैं कि what does India have, right? इंडिया के पास एक लौता जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जिसकी वो बात कर सकते हैं can be SAFTA, and SAARC is down to the ashes. So there is a need to revive SAARC because regionalization is the taste of the day and age, especially as globalization के against criticism और बढ़ता जा रहा है, right? So this is very important to note in this regard, right? So whenever we talk about responses, आपने दोनों ही ये sides of the coin from the developed world भी इसको दिखाना जरूर